हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 68 है और हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। ठीक है, एसोसिएटिविटी के बारे में आपको पता है, हमने पढ़ाया था प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट पूछा जा रहा है, तो देखिए जो प्लस होता है इसकी लेफ्ट टू राइट होती है। और यहाँ पर ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये इंटीजर डिवीजन के लिए यूज किया जाता है, जिसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होती है। और यहाँ पर मॉड्यूलो जो है ये भी लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ये राइट टू लेफ्ट होता है। क्लियर है, ये राइट टू लेफ्ट होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, 41 का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए डिवीजन। सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन। तो जब यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। तो यहाँ पर 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट होगा 43.25। लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर में इसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर हमने कैलकुलेशन की है। तो इंटीजर जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो फ्लॉट नंबर हमारा है, फ्लोटिंग पार्ट ये हटा देगा। तो एक्स में फाइनली हमारा स्टोर होगा 43। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 43। क्लियर है, तो यहाँ पर 42 का बी आंसर होगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपके सामने छोटा सा प्रोग्राम है और उसे इवेल्युएट करना है यानी सॉल्व करना है, तो आपको आंसर नहीं देखने हैं। ठीक है, आंसर आपको बाद में देखना है। पहले आपको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है, यानी कि अपनी तरीके से स्पीड से फटाफट सॉल्व कर लेना है और फिर देखना है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर उससे कौन सा आंसर मैच हो रहा है, और अगर बाई चांस उससे मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर एक्सप्रेशन देखने के बाद अगर आप ऑप्शन पहले देख लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाए और आप गलत आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर फिर से एक एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये जो एक्सपोनेंट होता है ये पावर के लिए होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4। ठीक है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस हायर है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 16 हुआ। लेकिन यहाँ पर ये हमारा 4.0 जो कि फ्लॉट नंबर है और ये हमारा 2 है जो कि इंटीजर है। तो जब भी हम किसी इंटीजर नंबर के साथ किसी फ्लॉट नंबर को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ें घटाएं गुणा भाग जो भी करेंगे, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा फ्लॉट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 16.0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 + 4, ठीक है, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6.0, क्योंकि यहाँ पर भी ये फ्लॉट नंबर है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 6.0 एंड 16.0। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है 6.0 एंड 16.0, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग सारे आंसर वैसे ही हैं, बस यहाँ पर इसमें डबल 0 दिया गया है तो ये कंफ्यूजन के लिए है। यहाँ पर आपको समझना है, देखिए यहाँ पर इसमें डबल 0 है पॉइंट के बाद, इसमें सिंगल 0 है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर हम कितने भी 0 लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा आउटपुट आएगा पाइथन में वो 4.0 मतलब सिंगल 0 ही आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कैलकुलेशन में 4.05 हो तो इस तरीके से आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 4.00 का मतलब 4.0 ही होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 6.0 और यहाँ पर 16.0 होगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में यही सब पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में प्रेसिडेंस का क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस के बारे में आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि हायर प्रेसिडेंस किसकी है, ब्रैकेट की होती है। तो हमारा 1 जो है ये पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद किसकी होती है, एक्सपोनेंट की होती है या मल्टीप्लिकेशन की, तो एक्सपोनेंट की होती है। तो हमारा ये दूसरा वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। तो यहाँ पर हम 3 को भी रख सकते हैं, ठीक है, पहले, या 4 को भी रख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पर हम ऑर्डर में ही रखते हैं, तो इन दोनों की बराबर है, तो ये 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी बराबर होती है, तो हमारा 5 और उसके बाद 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर हमें इस तरह के आंसर में हमें क्या देखना है कि हमें पता है कि जो हायर प्रेसिडेंस है वो नंबर 1 ब्रैकेट की है, दूसरे नंबर पर एक्सपोनेंशियल की है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा, तो यहाँ पर हमें देखना है पहला दूसरा इसमें है और पहला दूसरा और किसी में नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा अगर किसी में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि
सारे ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएंगे, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अगर इसमें 1 2 है तो फिर आगे ये हमारा सही होगा। हाँ, अगर 1 2 किसी और में भी इस तरह से होता तो फिर हमें दोनों को चेक करना पड़ता। ठीक है, फिलहाल आपको पता चल गया, इसका आंसर सही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका एक ही प्रेसिडेंस लेवल है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है। अगला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता तो इन दोनों की सेम होती है, लेकिन इसमें एडिशन भी है तो ये एडिशन की जो प्रेसिडेंस लेवल होती है वो अलग होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ये भी गलत है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 45 का ए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो प्रेसिडेंस लेवल होती है वो सेम होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, डैश का उपयोग करके लूप के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। यानी कि हमारा कोई भी लूप है, फॉर लूप या व्हाइल लूप, और अगर हमें लूप हमारा स्टार्ट हुआ और लूप स्टार्ट होने के बाद अगर हमें बीच से ही लूप के स्टार्टिंग में चले जाना हो, बाकी नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट रन नहीं करनी है लूप के अंदर ही, तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे? ब्रेक नहीं, क्योंकि ब्रेक अगर यूज करेंगे तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, दोबारा लूप जो है वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन हमें लूप के स्टार्टिंग में जाना है तो ब्रेक से तो नहीं जा सकते, पास से भी नहीं जा सकते, तो इसका सही आंसर है कंटिन्यू। आपने पढ़ा है कंटिन्यू का जो हम यूज करते हैं तो लूप हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग से फिर से शुरू हो जाता है, मतलब रीस्टार्ट नहीं होता बल्कि स्टार्टिंग में आ जाता है और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, बाकी आगे के कोड को वो स्किप कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी कंटिन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह सिचुएशन जिस पर लूप का एग्जीक्यूशन या फिर एग्जिट निर्भर करता है, यानी कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा ये किस पर डिपेंड करता है, कौन सी सिचुएशन होती है? तो एग्जिट कंडीशन होती है या बेस्ट कंडीशन होती है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए बेस्ट कंडीशन ऐसा तो कुछ नहीं होता, हाँ हम उसको एग्जिट कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, जो हम फॉर लूप या व्हाइल लूप में कंडीशन देते हैं तो वो एक तरह की एग्जिट कंडीशन होती है, यानी कि अगर दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा, तो जो कंडीशन हम देते हैं वो एग्जिट कंडीशन होती है। ठीक है, उसको हम एग्जिट कंडीशन कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 48, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में क्या ट्रू है? तो इसका उपयोग करंट लूप के एग्जीक्यूशन को समाप्त करने के लिए है। सही है, क्योंकि अगर कोई भी करंट लूप है तो अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाएगा। यह हमेशा करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है और करंट ब्लॉक के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर करता है। ठीक है, करंट ब्लॉक के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर नेस्टेड लूप हम यूज कर रहे होंगे तो अगर नेस्टेड लूप अगर अंदर वाला लूप हम ब्रेक कर देंगे तो उसका जो कंट्रोल है वो बाहर वाले लूप के पास चला जाएगा। ठीक है, यदि ब्रेक एक लूप में है तो यह लूप से बाहर निकलता है, और अगर ब्रेक नेस्टेड लूप में है तो यह नेस्टेड लूप से बाहर निकलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पर दी हुई सारी स्टेटमेंट सही है ब्रेक कीवर्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49, यदि x की वैल्यू 10 है तो स्टेटमेंट प्रिंट x क्या प्रिंट करेगा? अगर x एक वेरिएबल है और उसमें हमने 10 असाइन कर दिया है और अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा x प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा समझिए, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल जरूर है लेकिन इसे सिंगल या फिर डबल कोट में प्रिंट किया गया है, जो कि एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, x ही प्रिंट होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x की वैल्यू 10 है और हमने x को प्रिंट किया तो सीधे आंसर लगा दिया 10, नहीं, हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम कोड को रन करते हैं मैन्युअली तो हमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल के बारे में कौन सा ट्रू है? वेरिएबल को किसी भी समय फिर से असाइन किया जा सकता है, सही है। वेरिएबल को एक प्रोग्राम के भीतर यूज करने से पहले असाइन किया जाना चाहिए, ये भी ट्रू है। वेरिएबल एक मेमोरी को स्टोर करने में सक्षम एक स्थान पर प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं एक्चुअली में क्या होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो स्टोर होती है और जो वेरिएबल हमारा होता है वो उसका सिर्फ टैग होता है। ठीक है, उस वैल्यू के लिए वेरिएबल एक टैग होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, 50 का यहाँ पर डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोड कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रिक्स प्रिंट हो रहा है, तो देखिए फॉर लूप चलाएंगे तो ए इन रेंज -10 से स्टार्ट किया और +10 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी बार लूप चलेगा ये स्टार स्टार प्रिंट होते जाएंगे। तो यहाँ पर कितने स्टार प्रिंट होंगे? तो इसका सही आंसर है 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये -10 से स्टार्ट होगा, तो पहली बार लूप -10 होगा, फिर -9 होगा, फिर -8 होगा, -7 और ये -1 तक जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 और ये 9 तक जाएगा। ठीक है,
तो इसका सही आंसर होगा 20, क्योंकि 0 से 9 तक यहाँ पर ये 10 बार लूप चला और -10 से -1 तक ये 10 बार चला, तो टोटल हो गया यहाँ पर 20। ठीक है, यानी कि ये लूप 20 बार चलेगा। बाकी यहाँ पर इसका आंसर 10 भी नहीं होगा और 19 भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप सोचें कि जो रेंज फंक्शन है ये -1 तक देता है, यानी 10 है तो ये 9 तक जाएगा, तो इसका 10 ये +9 19 हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोड द्वारा क्या प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 0, a < 4। ठीक है, a < 4। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब तक a की वैल्यू 4 से कम है तब तक ये लूप चलेगा, और पहली बार में a में क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, a प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर a की वैल्यू बढ़ जाएगी, लूप फिर से घूमेगा, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये लूप चलेगा और 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा और फिर 3 प्रिंट होगा। फिर जब a की वैल्यू 4 होगी तो 4 < 4 नहीं होगा, लूप नहीं चलेगा, तो 0 1 2 3 यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट होगा। तो इसका सही आंसर है a, 0 1 2 3 ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी हमें आउटपुट ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 3 है, i की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर पूरा कोड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, कोड देखते हैं पूरा। तो यहाँ पर देखिए i की वैल्यू 3 है, फिर उसके बाद लूप जो है ये ट्रू कर दिया गया है। इसके बारे में भी आपको पता है कि जब लूप ट्रू होता है तो बिना कंडीशन चेक किए लूप हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई i मॉड्यूलो 2। i में क्या है आपको पता है, i में क्या है 3 है, और यहाँ पर 3 मॉड्यूलो 2। अगर हम यहाँ पर 3 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा आपको पता है, 2 1 जा 2 बचा 1। ठीक है, तो 1 = 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो लूप हमारा ब्रेक नहीं होगा और हमारा i जो कि है जिसमें 3 है ये प्रिंट हो जाएगा, यानी 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अभी i की वैल्यू क्या हो गई 4, तो लूप यहाँ पर जब फिर रिपीट होगा तो अब की बार i की वैल्यू 4 होगी, और अगर अब इसे हम 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर होगा 0, और यहाँ पर इफ़ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर आउटपुट में एक बार 3 प्रिंट होगा बस। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसका सही आंसर है A। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये भी यहाँ पर ये प्रोग्राम ही है जिसमें i की वैल्यू क्या है 1 है, लूप यहाँ पर फिर से ट्रू है, और अब की बार यहाँ पर हम i मॉड्यूलो 007 कर रहे हैं। तो एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर 007 इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, इसमें हमें एरर मिलेगी, सीधी सी बात है, इसमें हमें एरर मिलेगी। 007 ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 07 हम ऐसे भी नहीं लिख सकते पाइथन में, ये हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, तो आगे का कोड यहाँ पर रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो अगला हमारा प्रोग्राम है इसमें भी हमें आउटपुट ही बताना है। इसमें यहाँ पर देखिए i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 है और लूप यहाँ पर ट्रू है, और i को यहाँ पर 2 से मॉड्यूलो किया गया, और जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा लूप ब्रेक होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि i में पहली बार में 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 ही होगा, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम में लूप ब्रेक नहीं होगा, और हमारा जो i है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ध्यान से समझना, हमारा जो i है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, i की वैल्यू जो है वो 2 से इंक्रीज होगी। ध्यान देना, i की वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब 3 होगा तो 3 मॉड्यूलो 2, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, लूप फिर से ब्रेक नहीं होगा, और i की जो है ये फिर से प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर पहले इसने 1 प्रिंट किया था, अब की बार ये 3 प्रिंट करेगा, और फिर i की वैल्यू 2 से बढ़ेगी, तो यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो आंसर है ये देखते हैं और फिर यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका जो है इसमें 13579। अब आप सोच रहे होंगे कि यही सही होगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो हमारा लूप है ये एक इनफाइनाइट लूप है। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू क्या थी 1, और फिर उसके बाद ये 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर i की वैल्यू 1 थी और ये 2 से ही इंक्रीज हो रहा है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, फिर ये 2 से इंक्रीज होगा 5, फिर 2 से इंक्रीज होगा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो जितने भी नंबर हैं वो सब क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, और ये इनफाइनाइट तक ऑड नंबर ही आएंगे क्योंकि इसमें 2 प्लस हो रहा है, और नंबर जो हमारा था ये ऑलरेडी ऑड था। क्लियर है, तो ऑड नंबर में अगर हम 2 प्लस करते रहेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा, और ऑड नंबर को जब भी हम 2 से मॉड्यूलो करेंगे यानी कि रिमाइंडर उसका देखेंगे तो 0 कभी नहीं होगा, तो इस वजह से लूप ब्रेक ही नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ना ही 1 प्रिंट होगा,
ना ही 12 प्रिंट होगा, ना ही 13579 प्रिंट होगा। हालांकि 13579 प्रिंट होगा लेकिन इसके आगे और भी प्रिंट होगा, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं, बल्कि यहाँ पर अगर इनफाइनाइट लूप ये ऑप्शन होता तो वो सही होता। फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार फिर से प्रोग्राम है जिसमें आई की वैल्यू क्या है 4 है और इसे इंक्रीज किया गया है 2 से और इसे यहाँ पर मॉड्यूलो किया गया है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहली बार में यहाँ पर क्या है 4 है और 4 को अगर 3 से मॉड्यूलो करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 0 नहीं बचेगा, हमें आई यानी कि जो हमारा आई है प्रिंट होगा, तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 + 2 6 हो जाएगा और आपको पता है कि जो 3 है इससे 6 पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा जिससे लूप ब्रेक हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 4 आउटपुट मिलेगा और 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर भी प्रोग्राम है, इसमें यहाँ पर आई की वैल्यू 1 रखी गई है और लूप को यहाँ पर कर दिया गया है फॉल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर लूप फॉल्स है तो लूप जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी, नथिंग विल प्रिंट, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आई की वैल्यू 1 है, बाकी लूप चला ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लूप ऑलरेडी फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रिंग में सभी अपर केस लेटर को लोअर केस करने के लिए, यानी एक स्ट्रिंग है उसमें सारे अपर केस हैं, उसे लोअर केस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इज लोअर से, स्वैप केस से, लोअर से, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए जो इज लोअर होता है ये चेक करने के लिए होता है, इसका जो रिटर्न होता है वो ट्रू या फॉल्स में होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये तो जो है अपर से लोअर नहीं कन्वर्ट करेगा। स्वैप केस कर सकता है, अगर सारे के सारे लेटर अपर होए तो वो लोअर में कर सकता है, लेकिन स्वैप केस जो है ये खास करके लोअर के लिए नहीं होता। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लोअर। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा। लोअर केस जो है ये सभी अपर केस लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अगर लोअर केस ऑप्शन ये नहीं होता ऑप्शन में तो स्वैप केस भी हो सकता था, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक स्ट्रिंग में सभी अपर केस लेटर को लोअर केस करने के लिए कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी अपर केस लेटर होंगे स्वैप केस उसे लोअर कर देगा, लेकिन जो लोअर होंगे उसे अपर भी कर देगा। ठीक है, स्वैप केस का मतलब आपको पता है, हमने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है 59 डैश मेथड स्ट्रिंग की एक कॉपी लौटाता है जिसमें केवल उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। यानी कि इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो स्ट्रिंग की एक कॉपी लौटाता है जिसमें केवल उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसका अपर तो नहीं होगा क्योंकि सारे कैपिटल हो जाएंगे, स्वैप कैस भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज जो है ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी उसका केवल फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि स्ट्रिंग में केवल लेटर एंड नंबर हैं तो यह सही है, यानी कि इज अलनम। ठीक है, यानी इज अलनम आपको पता है ये ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देता है। तो अगर स्ट्रिंग में सारे के सारे लेटर और नंबर हैं तो क्या अलनम ट्रू देगा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलनम क्या करता है, ये अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को देखता है, तो लेटर और नंबर, तो यहाँ पर इसका रिटर्न ट्रू होगा। इज डिजिट जो है ये सिर्फ डिजिट के लिए ही ट्रू होता है, लेकिन इसमें बताया गया कि लेटर भी हैं तो ये फॉल्स देगा। स्वैप केस तो अलग चीज़ हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज अलनम। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके नीचे यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो PDF है इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है और हर 20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हमने आंसर शीट भी दे दी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ेंगे। तो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।